आज का टॉपिक कूलम्स लॉ है। जैसे आपने इसको क्लास 10th के अंदर भी स्टडी किया है, ये लॉ जो है वो दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन के बारे में है। जैसे इसकी स्टेटमेंट है कि इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट यदि रखे हों, जैसे मान लीजिए Q1 और Q2 हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस R है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच के में जो फोर्स होगी वो अट्रैक्शन की होगी या रिपल्सन की होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्जेस का कितना मैग्नीट्यूड है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में यदि डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स, इनके बीच में जो फोर्स होगी वो कम होगी। इसका मतलब है जो फोर्स है और डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो आप इस स्टेटमेंट को देख सकते हैं कि इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट is directly proportional to product of magnitude of the two charges and inversely proportional to square of distance between two charges। मतलब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगी, तो इनवर्स रिलेशनशिप है, उल्टा अनुपात है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास कंबाइन करने के बाद बन जाती है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 R स्क्वायर। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो जब हम इनको बराबर करते हैं, ये फोर्स डिपेंड कर रही है ऐसे, बराबर नहीं है अभी इसके, तो जब बराबर का निशान लगाते हैं तो हम किसी कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई करते हैं ताकि दोनों साइड्स की इक्वेशन बराबर हो जाए। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ ये जो K है इसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं और इसको हम फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी वैल्यू सीजीएस सिस्टम के अंदर आपको मालूम है दो सिस्टम है हमारे पास, एक सीजीएस सिस्टम का यूज करते हैं हम, एसआई सिस्टम का भी यूज करते हैं। तो सीजीएस सिस्टम के अंदर इस के की वैल्यू 1 होती है और एसआई सिस्टम के अंदर के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। इसको हम एप्सिलॉन पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। ये फ्री स्पेस के लिए वैल्यू है। तो हम के की जगह क्या लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 में? के की जगह हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है, इक्वेशन नंबर 3 जो है उसको हम मॉडिफाई करके अब क्या लिख सकते हैं? F फिजिकल टू के की जगह लिखा हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम, ये किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, उस मीडियम की जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये अलग अलग मीडियम की अलग अलग वैल्यू होती है इसकी। तो जो फ्री स्पेस है उसकी जो परमिटिविटी की वैल्यू है वो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। ये जो यूनिट है ये हम कैसे निकाल सकते हैं? इसको भी आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास इसके जो यूनिट निकालने का तरीका है वो बहुत आसान है। आप एप्सिलॉन नॉट को आप इस तरफ ले जाइए, फोर्स को आप नीचे ले आइए, तो आपके पास क्या बन जाएगा? फोर्स नीचे आ जाएगी, R स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा, Q1 Q2 ऊपर है, तो Q1 Q2 के यूनिट क्या बन गए? कूलम स्क्वायर। कूलम और कूलम कूलम स्क्वायर हो गए। और साथ में नीचे क्या है? फोर्स भी नीचे आ गया है यहाँ पे, तो फोर्स नीचे आ गया तो न्यूटन इनवर्स हो गया। डिस्टेंस का स्क्वायर भी नीचे है तो ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा? मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, इसको आप रिमेम्बर कर सकते हैं। एंड और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो कंबाइंड वैल्यू बनती है वो 9 इंटू 10⁻9 बनती है। अब इसके यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर है। इसको भी देख सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को यहीं रख लीजिए, बाकी को दूसरी तरफ ले जाइए, तो क्या बन जाएगा? F, ये R स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और Q1 Q2 नीचे आ जाएगा। तो Q1 Q2 जब नीचे आ जाएगा तो उसके यूनिट क्या बनते हैं? कूलम इनवर्स स्क्वायर। और F और R स्क्वायर ऊपर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो इसको आप देख सकते हैं इस तरह से। अब आप कूलम को भी डिफाइन कर सकते हैं। आप कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। आप मान रहे हैं कि यदि कोई दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 जिनकी वैल्यू Q के बराबर है और उनको 1 मीटर दूरी के ऊपर यदि हम एक दूसरे से रखें और यदि उनके बीच में जो फोर्स है वो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन हो, तो इस फार्मूले में रखिए, फोर्स की जगह लिखा है हमने 9 इंटू 10⁻9 और 1
1/4πε0 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, जैसे मैंने ऊपर लिखा है 9 × 10⁹, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 9 × 10⁹। Q1 और Q2 किसके बराबर हैं, Q के बराबर हैं, और R कितना है 1 के बराबर है। तो हमारे पास क्या बन गया 9 × 10⁹ इज इक्वल टू 9 × 10⁹, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इंटू Q स्क्वायर। तो 9 × 10⁹ से 9 × 10⁹ कट जाएगा, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया, यहाँ Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, और Q इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आता है, और Q इज इक्वल टू हमारे पास +1 या -1 हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा जिसमें हम देख सकते हैं, तो हमारे पास Q इज इक्वल टू +-1 कूलम आ गया। अब इसको हम डिफाइन करते हैं, तो हेंस चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम। हम चार्ज को कितना कहेंगे 1 कूलम कहेंगे। इफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यदि इसके बराबर ही एक और या इसके अपोजिट चार्ज 1 कूलम ही और सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस हो उनके बीच में 1 मीटर हो, कितनी फोर्स लगे 9 × 10⁹ न्यूटन। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है इफ टू चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम, चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम if equal and opposite charges are separated by a distance of 1 meter and experience a force of 9 × 10⁹ न्यूटन, तो हम उस चार्ज को कितना कहेंगे 1 कूलम कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज कितना होता है। चार्ज के जो यूनिट हैं उससे छोटे यूनिट भी हैं, माइक्रो कूलम है, जैसे माइक्रो कूलम, माइक्रो का इसको म्यू पढ़ते हैं हम, है ना, माइक्रो कूलम। ये माइक्रो का मतलब जो है वो 10⁻⁻6 होता है। जैसे आपने किलो का पढ़ा होगा, किलो का मतलब होता है 1000, 10⁻3। मिली पढ़ा होगा, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। तो 1 माइक्रो कूलम होता है 10⁻⁻6 कूलम। और 1 नैनो कूलम, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, नैनो का मतलब 10⁻⁹। तो 1 नैनो कूलम कितना हो गया 10⁻⁹ कूलम। 1 माइक्रो कूलम कितना होता है, माइक्रो का मतलब हो गया डबल माइक्रो आ गया, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 कितना बन गया 10⁻⁻12 कूलम। इसको पिको कूलम भी कहते हैं। तो ये यूनिट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। कूलम एक बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए हम ज्यादातर जब भी किसी चार्ज को मेजर करते हैं तो छोटे यूनिट्स में मेजर करते हैं, जैसे माइक्रो कूलम या नैनो कूलम या पिको कूलम में हम इसको मेजर करते हैं। ये तो हमने कूलम्स लॉ पढ़ा जिसमें वेक्टर फॉर्म जो स्केलर फॉर्म में था, जहां पे हमने डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन को नहीं कंसीडर किया था। अब कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही मानते हैं कि हमारे पास 2 चार्जेस हैं, Q1 और Q2 हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। तो क्या होगा Q1 किसके ऊपर फोर्स लगाएगा Q2 के ऊपर, किस तरफ को, मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो किस तरफ को धक्का देगा, Q1 जो है वो Q2 को किस तरफ को धक्का देगा, इस तरफ को धक्का देगा। तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स F21 कहा हमने इसको। F21 का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन चार्ज 2 Q2, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 ने 2 के ऊपर लगाई फोर्स, उसको F21 बोलेंगे। ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो किस तरफ को लगा रहा है, इस तरफ को फोर्स लगा रहा है, उसको क्या कह रहे हैं हम F12, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। तो हमने यहां लिखा F12 इज द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो F12 का फार्मूला क्या हो गया, आपके पास कूलम्स लॉ आपको मालूम होता है, फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमने पढ़ी है। लेकिन फोर्स की डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन किस तरफ को है, देखो F12 की डायरेक्शन किस तरफ को है, ये चार्ज इस चार्ज को इस तरफ को धक्का दे रहा है, तो किस तरफ को फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है। किस डायरेक्शन में लग रही है, Q2 से Q1 की तरफ को लग रही है। तो इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम, इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे R21, मतलब 2 से किस तरफ को 1 की तरफ को फोर्स लग रही है R21। ये यूनिट वेक्टर है, ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है। किसकी डायरेक्शन बता रहा है, ये फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है। इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी 1 होती है, मतलब इसको यहाँ गुणा करने से इससे इसकी जो वैल्यू है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है।
तो ये R21 जो है वो डायरेक्शन बता रहा है चार्ज 2 से चार्ज 1 की तरफ को। इसी तरह से F21 क्या होगी, फोर्स ऑन चार्ज, F21 क्या होगी, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, Q2 ड्यू टू Q1, ये इस तरफ को धक्का दे रहा है इस तरफ को। तो अब इसमें क्या होगा फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो इतना ही होगा। लेकिन डायरेक्शन किस तरफ को होगी, पहले चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ की होगी, तो इसको हम R12 कैप कह रहे हैं। कैप ये यूनिट वेक्टर है, दोबारा ये इस तरफ का यूनिट वेक्टर, मतलब इससे हमें पता चल रहा है फोर्स इस तरफ को लग रही है। अब आप देख सकते हैं कि जो R12 ये जो इस तरफ का जो डायरेक्शन है और इस तरफ की जो डायरेक्शन है, ये दोनों आपस में कैसी हैं, इस तरफ की डायरेक्शन और इस तरफ की डायरेक्शन दोनों आपस में कैसी हैं, अपोजिट हैं और बराबर भी हैं। R12 इज इक्वल टू माइनस R21 कैप, मतलब ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 में R12 की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, माइनस R21, R12 की जगह क्या लिखा है, माइनस R21। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन गई, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और R12 की जगह लिख दिया हमने, क्या लिखा हमने, आप देख सकते हैं क्या लिखा हमने, R21 की जगह क्या लिखा है हमने, माइनस R21 कैप। अब इस माइनस को मैं आगे ले आया बाहर, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 कैप। अब ये जो मैंने चीज लिखी है, आप इक्वेशन नंबर 1 में देखो ये किसके बराबर है, ये F12 है, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, फिर माइनस तो है ही है यहाँ पे, माइनस F12। इसका मतलब क्या हुआ, F21 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, माइनस F12। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 पॉइंट चार्जेस, ये जो दो चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, वो इक्वल है और अपोजिट है। इसका मतलब है कि ये जो कूलम्स लॉ है ये किसके अकॉर्डेंस में है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली भी एक्ट करता है। तो ये भी आपने इस चीज को स्टडी कर लिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास एक और मैंने थर्ड पेज भी आपको भेजा हुआ है, जिसमें मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बताया। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये किसी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम is defined as the ratio of force between two charges when placed in air or vacuum. Force between two charges when placed in air or vacuum to the force between two charges when placed in a medium. मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो किसी भी मीडियम का हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स की रेशो निकालेंगे। जब पहले उन दो चार्जेस को वैक्यूम में रखेंगे कितनी फोर्स लग रही है, डिवाइडेड बाय फिर दो चार्जेस को उस मीडियम में रखेंगे कितनी फोर्स लग रही है, उन दोनों फोर्सेस की जो रेशो है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब हम वैक्यूम में किसी चार्ज को रखते हैं तो फोर्स लगती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये वैक्यूम का कैसे पता लगता है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट आता है। जब किसी मीडियम में रखते हैं तो क्या फार्मूला बन जाता है, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं रहता है, अब यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाता है। ये एप्सिलॉन का मतलब है ये मीडियम के लिए, नॉट का मतलब वैक्यूम होता है, खाली जगह, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को हमने डिवाइड किया है F अपॉन FM, कितना बन गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर। ये तो कट जाएगा, 1/4 पाई से 1/4 पाई कट गया नीचे, Q1 Q2 से Q1 Q2 कट जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा। तो ये एप्सिलॉन कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ये मैथमेटिकल ट्रिक है, इसको देख सकते हैं आप, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इस रेशो को क्या कहते हैं हम, K कहते हैं। तो हमारे पास K की रेशो आ गई। और ये जो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं हम। ये रिलेटिव परमिटिविटी है मीडियम की विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वैक्यूम के मुकाबले में कितनी रिलेटिव परमिटिविटी है मीडियम की। तो आपके पास इस तरह से ये वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि K और ER जो हैं ये एक्चुअल में नंबर हैं। जैसे K की वैल्यू क्या है, F अपॉन FM है, तो F की वैल्यू के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन। FM के यूनिट भी क्या होते हैं,
न्यूटन। तो दोनों के यूनिट क्या हो गए, न्यूटन न्यूटन हो गए। तो कोई न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा तो के क्या हुए, के कोई यूनिट नहीं होते हैं, ये जस्ट एक नंबर है। के डायमेंशन भी कोई नहीं होते हैं, ये जस्ट एक नंबर है। हाँ, आप एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स और डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं के की जो वैल्यू है वो एयर के लिए या वैक्यूम के लिए लगभग 1 के करीब होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम इज 1। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर ये 80 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ग्लास ये कितना है, 3 to 4 है। कहने का मतलब दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी वो सबसे ज्यादा होगी वैक्यूम में। और जैसे जैसे हम जिस मीडियम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उसके लिए जो फोर्स होगी वो क्या होगी, वो कम होगी। तो आपके पास ये वैल्यूज आ गए। आप डायमेंशन निकाल सकते हैं के और ER के, डायमेंशन और यूनिट। मैंने यूनिट तो बता दिया आपको कि के कोई यूनिट नहीं होते हैं क्योंकि ये जस्ट एक रेशो है, दोनों एक जैसी क्वांटिटी की। डायमेंशन भी कोई नहीं होते हैं इसके, ER के भी डायमेंशन नहीं होते हैं कोई भी। लेकिन एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन होते हैं और एप्सिलॉन नॉट के यूनिट भी होते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं आप, जैसे आप देख सकते हैं कि फार्मूला है कूलम्स लॉ का कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² है। एप्सिलॉन नॉट जो है वो किसके बराबर हो गया, एप्सिलॉन नॉट को ले गया मैं इस तरफ को और F को ले आया मैं नीचे यहाँ पे। तो एप्सिलॉन नॉट = 1/4 पाई, ये तो था इधर Q1 Q2/r², Q1 Q2/r² और यहां से F आ गया है नीचे तो F भी हो गया। अब यूनिट निकालने हमने एप्सिलॉन नॉट के। 1/4 पाई तो नंबर है, इसका तो कोई यूनिट होता नहीं है, लेकिन इसका यूनिट देख सकते हैं आप। Q1 Q2 के यूनिट क्या होंगे, Q1 का कूलम, Q2 के भी कूलम। नीचे कितना है r² के क्या बन गए, मीटर स्क्वायर, और फोर्स का क्या हो गया, न्यूटन। तो क्या बन गए, कूलम स्क्वायर मीटर इनवर्स स्क्वायर न्यूटन इनवर्स। आप देख सकते हैं कि हमने पहले भी ऐसा किया था जब मैंने यहाँ पे आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताई थी। देख सकते हैं अपने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने बताई थी 8.854 × 10⁻⁻12। यूनिट देख लीजिए, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर, यही मैंने देखा, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। और ऐसे ही डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसके तो कोई डायमेंशन होते नहीं। Q1 Q2 के चार्ज के मैंने बताया था आपको AT होता है, करंट और टाइम की गुणा, करंट और टाइम की गुणा AT। ये तो चार्ज, पहला चार्ज भी दूसरा चार्ज के लिए भी। नीचे क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो L का स्क्वायर। फोर्स के डायमेंशन MLT-2। अब सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, M को लिखेंगे। M ऊपर चला जाएगा, ऊपर तो कोई है नहीं, और तो M⁻⁻1 हो गया। L को देखेंगे, L ऊपर कोई नहीं है, नीचे है, L⁻2 है और एक L ये है, तो कितनी होगी, L⁻3। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितनी होगी, L⁻3। T को देखेंगे, यहाँ T⁻2 है, ऊपर भी है, एक T यहाँ है एक T है, तो T⁻2 ऊपर जाएगी तो T⁻2 हो जाएगी। एक यहाँ पे है 3 होगी, एक यहाँ पे है 4 होगी, T⁻4। एक A यहाँ है, एक A यहाँ है, नीचे कोई नहीं है, तो कितना बन गया, A का स्क्वायर बन गया। तो ये इसके डायमेंशन हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार हमारे पास जो MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये चीजें पूछी जाती हैं। जैसे डायमेंशन पूछे जा सकते हैं एप्सिलॉन नॉट के यूनिट पूछे जा सकते हैं कि के कोई यूनिट नहीं होते हैं। तो आपने क्या करना है, जो मैंने आपको 3 पेज भेजे हैं उनको पहले अच्छी तरह से स्टडी कर लो। फिर उसके बाद जब आप स्टडी कर लेते हैं तो उसके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद जो है आपकी कॉपी को खोलिए और साथ में इस वीडियो को भी साथ साथ में देखिए। ओके, थैंक यू।